नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास टॉपिक के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पॉइंट जिसका नाम है यशपाल समिति 1992-93। यानी कि आज की क्लास में हम यशपाल समिति को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लास्ट क्लासेस के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट समितियों और कुछ इंपॉर्टेंट शिक्षा नीतियों के बारे में डिटेल में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने पढ़ा कि भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का गठन किस तरीके से किया गया, इसके अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य बातें हैं उनको हमने डिटेल में जाना। उसके बाद भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में चेंज करके एक नई शिक्षा नीति 1986 का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव किए गए, उनको भी हमने डिटेल में पढ़ा। और उसके बाद हमने डॉक्टर राममूर्ति की अध्यक्षता में एक राममूर्ति समिति का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत नई शिक्षा नीति 1986 को डिटेल में स्टडी किया गया और उसके अंदर जो भी खामियां थी उनको दूर करने के लिए उनको संशोधित किया गया और उनको संशोधित करके एक नई संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत कुछ मुख्य बातें थी जिनको हमने डिटेल में पढ़ा। और आज की क्लास में हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक और समिति को पढ़ेंगे जिसका नाम है यशपाल समिति 1992-93। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट्स आपके लिए, क्योंकि यहाँ से आपके प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत जो भारत में प्रारंभिक शिक्षा को लेकर जो नए नए प्रयास किए गए, समय समय पर एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किए गए, तो उनसे रिलेटेड यहाँ से आपके 2 या 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको अगर हम कंफर्म करना चाहते हैं तो हमें इन सभी समितियों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। समय समय पर जो भी बदलाव हुए हैं एजुकेशन सिस्टम में, उन सभी बदलावों के बारे में एज अ टीचर हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा भी ध्येय वही होना चाहिए कि हम राष्ट्र का निर्माण किस प्रकार से करेंगे। तो राष्ट्र का निर्माण यदि हम करना चाहते हैं तो समय समय पर जो भी परेशानी हमारे सामने होंगे उनको किस तरीके से फेस करना है, इसके लिए किस प्रकार से बदलाव करने हैं, इसके बारे में भी एज अ टीचर हमारे पास जानकारी होना आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं सबसे पहले कि यशपाल समिति 1992-93 के जो मुख्य बातें हैं कि यशपाल समिति 1992-93 क्या है। तो पहली बात तो ये स्टूडेंट्स, किसके अंतर्गत आपका पहला पॉइंट बनता है कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम बदलकर वर्तमान में कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सन 1992 में छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने के तरीके सुझाने के लिए, यानी कि सन 1992 में जो छात्र हैं उनके शैक्षिक बोझ यानी कि शिक्षा से रिलेटेड जो बोझ है उसको कम करने के लिए तरीके सुझाने के कारण राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया। यानी कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि भारत सरकार के जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, जिसका वर्तमान में नाम शिक्षा मंत्रालय है, तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय या फिर आप मानव संसाधन विकास मंत्रालय कह लीजिए, इन्होंने 1992 यानी सन 1992 में छात्रों के शैक्षिक बोझ, यानी कि जो छात्र होते हैं उनके जो शैक्षिक बोझ है, यानी कि उनका जो बैग है वो बहुत भारी होता है, बहुत भारी भरकम सब्जेक्ट्स जो है बच्चे पढ़ते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं। अगर आप वर्तमान समय में अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स को देखेंगे तो स्टूडेंट्स ये जो है बिल्कुल इन बातों का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि इनके जो बच्चे होते हैं, अगर बच्चे का वजन 15 किलो है तो उसके कंधे पर 10 किलो वजन का एक बैग रखा हुआ होता है, जिसके अंतर्गत लगभग 10 से 12 उनकी किताबें होती हैं और उनसे रिलेटेड कम से कम 10 से 12 रजिस्टर होते हैं, प्लस उसके साथ लंच बॉक्स और बहुत सारी चीज़ें, बोतल वगैरह होते हैं जो बच्चे पानी पीने के लिए भी लेकर जाते हैं। तो अगर आप ओवरऑल नापेंगे तो उनका बैग का वजन लगभग 10 किलो के आसपास होगा। अब आप एक बात बताइए कि अगर एक 15 किलो का बच्चा जो 10 किलो का बैग लेकर चलेगा तो क्या उसकी हाइट उस लेवल की हो पाएगी जो उसे कुदरत ने उसे जो हाइट उसे दी है, क्या वो उस हाइट को वो झेल पाएगा? क्योंकि वो बोझ ही इतना बचपन से लेता आ रहा है कि उसका माइंड का विकास भी सही तरीके से नहीं होगा और उसका जो वास्तविक विकास जो उसे होना चाहिए, जो नेचर ने उसे दिया है, वो भी वास्तविक रूप से नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं बच्चा जो है एक रट्टू तोता के तौर पर कहलाएगा, रट्टू तोता बना हुआ रहेगा, हर एक चीज के लिए उसे जो है दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर शिक्षा मंत्रालय ने सन 1992 में छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने के लिए एक तरीके सुझाने की बात की और उसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया। यानी राष्ट्रीय सलाहकार, ये नेशनल लेवल पर एक सलाहकार, यानी कि एक सजेशन किस तरीके से दिया जाए, सलाह किस तरीके से दिया जाए, इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया। और उस राष्ट्रीय सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके थे प्रोफेसर यशपाल शर्मा।
तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको यशपाल समिति के नाम से भी जाना जाता है। और यशपाल समिति 1992 इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने के लिए सन 1992 में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया था, और उस सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल शर्मा थे। तो उन्हीं के नाम पर इसको यशपाल समिति के नाम से भी जाना जाता है। बट यहाँ पर जो सन है 1992, क्योंकि 1992 में ही इस समिति का गठन किया गया था, इसलिए यहाँ से स्टूडेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, आपके सुपर टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये बनता है कि यशपाल समिति का गठन कब किया गया था। तो ऑप्शन में आपको देखना है सन 1992, 93 अगर है, या सिर्फ 92 है तो आप 92 के साथ जाएंगे। और ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था। तो यदि आपसे ये पूछा जाए तो आपको बताना है प्रोफेसर यशपाल शर्मा थे राष्ट्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष, इसीलिए इसको यशपाल समिति भी कहा जाता है। या ये भी पूछा जा सकता है कि यशपाल समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे प्रोफेसर यशपाल शर्मा। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस राष्ट्रीय सलाहकार समिति के अंतर्गत जो यशपाल समिति का गठन हुआ, इसके अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य बातें बताई गई। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि 15 जुलाई 1993 को प्रोफेसर यशपाल ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा बिना बोझ के शीर्षक से प्रस्तुत किया। यानी कि ये डेट आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी। तो यशपाल समिति, देखिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन सन 1992 में किया गया, बट इस समिति के अंतर्गत जो भी शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किए गए, जो भी बातें बताई गई, तो इसको लेकर जो वो रिपोर्ट तैयार की उन्होंने, उस रिपोर्ट को उन्होंने 15 जुलाई 1993 को प्रस्तुत किया। और ये प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 15 जुलाई 1993 को इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। और उस रिपोर्ट में बताया गया कि जो शिक्षा है वो बिना बोझ के होने चाहिए, यानी कि शिक्षा बिना बोझ के शीर्षक से उन्होंने इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। तो ये स्टूडेंट्स आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है, शिक्षा बिना बोझ के शीर्षक किस समिति की देन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा बिना बोझ के ये जो शीर्षक है ये किस समिति की देन है, किस समिति ने इसको दिया है, तो आप बताएंगे यशपाल समिति या फिर राष्ट्रीय सलाहकार समिति की देन है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स की पाठ्यक्रम निर्माण तथा पाठ्य पुस्तकों के तैयार करने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। यानी कि जो पाठ्यक्रम, इसके अंतर्गत ये भी बताया गया कि पाठ्यक्रम निर्माण यानी कि सिलेबस को किस तरीके से निर्माण किया जाए, पाठ्य पुस्तक यानी कि जो किताबें उसको किस तरीके से तैयार किए जाए, इस प्रोसेस पर यानी कि इस प्रक्रिया पर भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए। यानी कि इस पर सेंटर्ड करने चाहिए। जो अध्यापक होते हैं और जो शिक्षा विभाग होते हैं उनको पाठ्यक्रम किस तरीके से निर्माण करना चाहिए, और पाठ्यक्रम के साथ साथ जो पाठ्य पुस्तक है वो किस तरीके से निर्मित होने चाहिए, इन सभी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, जिससे हम कम से कम चीज़ों को बेहतर ढंग से डिलीवर कर पाए और बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो उचित दिशा में कर पाए। बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा दबाव है, क्योंकि आप स्वयं भी समझ सकते हैं जब आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, दबाव होता है, तब आप अपने माइंड का सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो एक छोटे बच्चा अभी माइंड का इस्तेमाल करना ही नहीं सीख पाएगा, और यदि हम उसके ऊपर दबाव डालते रहेंगे तो बच्चा आने वाले समय में आपको लग सकता है कि वो डेवलप हो जाएगा, लेकिन वास्तविक रूप से उस हिसाब से डेवलप नहीं हो पाएगा जिस हिसाब से उसको नेचर ने उसके अंदर गुण दिए हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमें पाठ्यक्रम किस तरीके से निर्माण करना चाहिए, पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने के प्रोसेस पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि शिक्षक इन कार्यों में सहभागिता बढ़ा सके। यानी एज अ टीचर जब आप इन सब चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो शिक्षक जो है इन कार्यों में सहभागिता यानी कि किस तरीके से बच्चों के लिए सुविधा आप प्रदान कर सकते हैं, इस पर अपनी सहभागिता बढ़ा सकेंगे। तो ये एज अ टीचर आपका रोल है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट कि ग्राम, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर शिक्षा समिति का गठन किया जाए। यानी कि इस यशपाल समिति में बताया गया कि जो ग्राम है, जिला स्तर है और ब्लॉक स्तर पर शिक्षा समिति का गठन किया जाए। यानी कि शिक्षा से रिलेटेड ग्राम स्तर पर भी समितियां हो, जिला स्तर पर भी हो और ब्लॉक स्तर पर भी शिक्षा की समितियों का गठन किया जाए। इस पर विचार विमर्श यशपाल समिति में किया गया। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स
पाठ्य पुस्तकों को स्कूल की संपत्ति समझा जाए। देखिए जो पाठ्य पुस्तक है यानी कि जो किताबें हैं उसको स्कूल की संपत्ति समझा जाए, ये भी सुझाव यशपाल समिति में दिया गया। इसके पीछे रीजन ये है स्टूडेंट्स कि जो आप जानते हैं कि भारत में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बालक होते हैं उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि जो बच्चे इस वर्ष 6 क्लास में हैं उन बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा, साथ साथ पुस्तकें, उनके जो ड्रेसेस हैं, बैग्स हैं, हर चीज जो है गवर्नमेंट की तरफ से उन बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी। अब जो बच्चे मान लीजिए 6ठी क्लास में आप किताब भी देंगे बच्चे को, तो वो किताब आप जो है जब बच्चा 6 क्लास में आएगा तो आप उसको दीजिए, बट जब वो 6 क्लास पास हो जाएगा, उसका फाइनल एग्जाम हो जाएगा, तो उससे जो आपने किताबें दी है उन सभी किताबों को आप वापस ले लीजिए और वो जो नेक्स्ट जो बच्चे 5th क्लास से 6th क्लास में नए आएंगे उन बच्चे को वो किताब दे दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके ऊपर जो है पुस्तकों का एक दबाव नहीं होगा कि पुस्तकें आपके पास पर्याप्त होंगे और उसका सही तरीके से जो है यूटिलाइज हम कर पाएंगे, यानी कि सही तरीके से हम उसका उपयोग कर पाएंगे। क्योंकि हर वर्ष नई किताब लेना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें किताब ज़्यादा मायने नहीं रखती, उसके ज्ञान ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इससे गवर्नमेंट ने इस पर विचार किया कि पाठ्य पुस्तक तो वही रहेंगे, सेम पैटर्न पर रहेंगे और वो बिल्कुल सही तरीके से मार्गदर्शन में ही उस पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है और बच्चे के आयु अनुसार उसका निर्माण किया गया है। तो कहीं ना कहीं पाठ्य पुस्तक जो है वो स्कूल की संपत्ति समझा जाए उसको, और उसको बेकार होने से बचाया जाए, उसको सेफ रखा जाए जितना ज़्यादा हो सके और लंबे समय तक उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए। तो इस तरीके की विचारधाराएं जो है वो यशपाल समिति के अंतर्गत रखी गई। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को कोई गृह कार्य ना दिया जाए। देखिए साफ साफ बताया गया प्राथमिक कक्षाएं, आपको पता है प्राइमरी लेवल जो है वो 1 to 5th है और 1 to 5th लेवल पर जो बच्चे प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं उन बच्चों को गृह कार्य ना दिया जाए, यानी कि होमवर्क ना दिया जाए। अब आप एक बात बताइए स्टूडेंट, जितने भी आप सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स देखेंगे, यहाँ तक कि हम जो है यूपी बोर्ड में भी अगर देखें तो वो स्कूल वाले जो है बच्चों को होमवर्क ज़रूर देते हैं। स्टूडेंट्स होमवर्क से कुछ भी नहीं होता बच्चों का। बच्चे क्या करते हैं, होमवर्क में जो भी चीज़ें आपने दिए हैं करने के लिए वो बच्चे जो है देख देख कर लिखते हैं। इससे ये तो हो सकता है उनकी राइटिंग साफ हो सकती है, बट उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप होगी ये ज़रूरी नहीं है। बच्चे को खुले वातावरण में अपने सोच विचार करने की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, बच्चे को पूर्ण आज़ादी होनी चाहिए, जो उसके दिमाग में आता है वो आपके सामने व्यक्त कर पाए। अगर वो अच्छा व्यक्त करता है तो आप उसे अप्रिशिएट कीजिए, अगर वो गलत सोचता है तो उसको आप थोड़ा सा गाइड कीजिए कि आप ऐसे नहीं ऐसे सोच सकते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चे के साथ यदि फ्रेंडली बिहेवियर करेंगे और उनके साथ सही तरीके से वर्ताव करेंगे, उनको सही राह दिखाएंगे, तो उनका जो थिंकिंग पावर है वो अपने आप डेवलप होता जाएगा और कहीं ना कहीं वो बेहतर होते जाएंगे। बट होमवर्क का यहाँ कोई रोल नहीं है, इससे सिर्फ आप ये दिखाना चाहते हैं कि आपने काम दिया है और बच्चे ने कार्य किया है, लेकिन इससे कोई अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप नहीं होती। इसलिए यशपाल समिति में साफ साफ बताया गया है कि जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उनको होमवर्क ना दीजिए। जो प्राइमरी लेवल पर बच्चे होते हैं वो खेलने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कोशिश आप ये कीजिए कि उनको खेल खेल में चीज़ों को सिखाया जाए। जितना ज़्यादा वो खेलेंगे उनके अंदर जो है कैप्टेंसी वाले जो गुण है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो गुण है, ये सब अपने आप विकसित होते जाएंगे। तो इसलिए प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को कहीं पर भी गृह कार्य ना दिया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि छात्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों के लिए शिक्षा दर्शन प्रस्तुत किया जाए, यानी कि जो छात्र हैं वो भी शिक्षा दर्शन देखें, अध्यापक हैं वो भी शिक्षा दर्शनों को देखें और जो अभिभावक यानी कि जो पेरेंट्स है बच्चे के वो भी शिक्षा दर्शन को देखें। उनके सामने, सभी के सामने शिक्षा दर्शन को प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि बच्चे को भी पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या रोल है, शिक्षा का क्या मतलब है। अध्यापक को भी पता होना चाहिए कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है और अभिभावकों को भी पता होना चाहिए कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ ये नहीं है कि आप जो है बड़े होकर नौकरी करेंगे और पैसे कमाएंगे और आपका जो है मोटो कंप्लीट हो जाएगा। शिक्षा कुछ और कहती है कि आप अपने जीवन की चुनौतियों का सामना किस तरीके से करेंगे। हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग चैलेंजेस आएंगे, अलग अलग उसके सामने रोज प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करके आगे बढ़ा जा सके, इस प्रकार की विचारधाराएं, ये सब चीज़ें आप कहाँ से सीखते हैं, शिक्षा के माध्यम से सीखते हैं। तो इसीलिए छात्र को भी शिक्षा दर्शन के बारे में पता होना चाहिए और अध्यापक को भी पता होना चाहिए और अभिभावकों को भी पता होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि जो अध्यापक होते हैं वो भी उसी बात की तरफ ज़्यादातर अग्रसर होते हैं कि जो बच्चा पढ़ लिख कर टॉप करता है, मतलब जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चनों में 90% मार्क्स गेन करता है और बहुत सारा पैसा कमाता है, अध्यापक उस बच्चे की तरफ ज़्यादा
आकर्षित हो जाते हैं, उस बच्चे को सबसे बेहतर समझने लगते हैं। इसी तरीके से जब अध्यापक इस तरीके से सोचते हैं तो पेरेंट्स का तो यही रोल है कि हमारा बच्चा जितना ज़्यादा पैसा कमाएगा वो उतना ही ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। बट पैसा तो इंसान डाकू या फिर जो चोर होते हैं वो भी कमा लेते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि आपने जो है शिक्षा सीखी और शिक्षा के माध्यम से आप पैसे ही कमा रहे हैं। शिक्षा का कुछ अलग अर्थ है और पैसे कमाने का कुछ अलग है। पैसा एक बेकार से बेकार इंसान जो है, जिसकी जो गलत कार्य करता है वो भी पैसे कमाता है और बहुत मोटे रकम कमाता है, और एक ईमानदार व्यक्ति जो है वो भी पैसे कमाता है, लेकिन दोनों के पैसे कमाने और सोच विचार में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इन सब चीज़ों पर बारीकी से ध्यान दिया गया और यशपाल समिति में ये सारे सुझाव दिए गए और ये बताया गया साफ साफ कि छात्र, अध्यापक और अभिभावकों को शिक्षा दर्शन उनके सामने प्रस्तुत होने चाहिए, यानी कि शिक्षा का वास्तविक दर्शन उनको होना चाहिए। इसके अंतर्गत नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स की प्राथमिक कक्षाओं में गणित पाठ्यक्रम की समीक्षा की जाए, यानी कि जो प्राथमिक कक्षाएं हैं, जो प्राइमरी क्लासेस हैं, उसमें गणित पाठ्यक्रम यानी कि जो गणित का पाठ्यक्रम है उसकी समीक्षा की जाए, उसकी जांच की जाए कि गणित का जो पाठ्यक्रम है वो किस तरीके से है और उस गणित को किस तरीके से बच्चे सीखे। क्योंकि स्टूडेंट्स ये गणित जो सब्जेक्ट्स होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जो गणित होता है यानी कि जो मैथ्स होता है, जब आप मैथ्स को सॉल्व करते हैं तो आपके माइंड का सबसे ज़्यादा विकास होता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये बताया गया प्राइमरी लेवल पर जो गणित की पुस्तकें हैं उस पुस्तक में जो भी पाठ्यक्रम में प्रश्न दिए गए होते हैं तो उन सभी चीज़ों पर समीक्षा की जाए एज अ टीचर। मतलब बच्चे को जो है जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली वो प्रश्नों को स्वयं से कर पाए उतना ज़्यादा उस पर ध्यान दिया जाए। जितना ज़्यादा वो स्वयं से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे गणित के, उनका मानसिक विकास उतना ही ज़्यादा होगा। आने वाले समय में उस बच्चे की जो बुद्धि है वो अधिक से अधिक होती जाएगी, बहुत तीव्र हो जाएगी। तो इसीलिए यशपाल समिति में इन सभी मुख्य बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया और इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल शर्मा। ठीक है, इसलिए इसको यशपाल समिति भी कहा जाता है और इसका गठन किया गया 1992 में। बट यशपाल समिति जो राष्ट्रीय सलाहकार समिति है इसको प्रस्तुत किया गया 15 जुलाई सन 1993 को और इसके अंतर्गत जो भी मुख्य बातें वो सभी मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो सभी क्लियर हो पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस शिक्षा के नवीन प्रयास टॉपिक के अंतर्गत और कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। तो अभी हमने जाना यशपाल समिति 1992-93 के बारे में। अब हम इससे रिलेटेड आगे जो पॉइंट्स पढ़ेंगे वो है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। स्टूडेंट्स, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जाने के ज़्यादातर चांसेस हैं, इसलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के बारे में मैंने आपको सन नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत बताया था कि नई शिक्षा नीति 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना पर विचार विमर्श किया गया और इसे लागू करने की सिफारिशें की गई। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में पहला पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स की इसकी शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत की गई, यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना पर जो विचार विमर्श है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी कि जिसे हम नई शिक्षा नीति 1986 कहते हैं, इसके अंतर्गत सर्वप्रथम जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना पर विचार विमर्श किया गया। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स की प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए विद्यालय में बच्चों के ह्रास व अवरोधन की समस्या को कम करने के लिए शैक्षिक वातावरण को समुन्नत बनाने के लिए एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए इसकी शुरुआत की गई। देखिए, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है इसको प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी लेवल पर इसे आवश्यक मानते हुए विद्यालय में जो बच्चों के ह्रास है, यानी कि ह्रास का मतलब होता है स्टूडेंट्स कमी या फिर अवरोधन, यानी कि जो प्राथमिक लेवल पर जो विद्यालय में बच्चे हैं उनकी कमी जो है लगातार एक समस्या बनी हुई थी कि जैसे ही बच्चों का एडमिशन कराया जाता है धीरे धीरे जो है बच्चे कम होने लगते हैं। तो विद्यालय में बच्चों के जो ह्रास और अवरोधन है इस समस्या को ध्यान में रखकर जो शैक्षिक वातावरण है यानी कि शिक्षा से रिलेटेड जो वातावरण है उसको समुन्नत बनाने के लिए यानी कि उसको उन्नत बनाने के लिए शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए इसकी शुरुआत की गई, यानी कि शैक्षिक वातावरण को किस तरीके से हम उन्नतपूर्ण बना सके, इसको आगे बढ़ा सके, इनको ध्यान में रखते हुए गुणात्मक सुधार यानी कि शिक्षा में गुणात्मक क्वालिटी एजुकेशन देने पर विचार विमर्श किया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत। यानी सीधा सीधा इसका मतलब यह है कि प्राइमरी लेवल पर जो बच्चे विद्यालय में कमी आ रही थी, बच्चे जो है दिन प्रतिदिन जो है कम होते जा रहे थे, तो इस समस्या को ध्यान में रखकर किस तरीके से शैक्षिक वातावरण को हम उन्नत बना सके, इंटरेस्टिंग बना सके, ताकि बच्चे जो कमी है
बच्चों की प्रतिदिन उस कमी को दूर किया जाए, कक्षा को इंटरेस्टिंग बनाया जाए और एजुकेशन में जो है क्वालिटी दी जाए, इसके लिए इस पर शुरुआत की गई और इसके लिए ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि इसके अंतर्गत कुछ सुविधाएं दी गई हैं, तो उन सुविधाओं को हम डिटेल में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है इसके अंतर्गत कौन कौन सी सुविधाएं दी गई। तो पहला पॉइंट आपको बताया गया कि 2 बड़े पक्के कमरे जिनमें सामने बरामदा हो, यानी कि सबसे पहले ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत ये बताया गया है कि जो विद्यालय है उसमें 2 बड़े पक्के कमरे होने चाहिए और उस कमरे के सामने एक बरामदा भी होना आवश्यक है, यानी कि जो विद्यालय आपके उस विद्यालय में 2 बड़े पक्के कमरे हो और उसके सामने बरामदा हो, इस प्रकार की व्यवस्था हो। दूसरा पॉइंट ये बताया गया स्टूडेंट्स कि कम से कम 2 अध्यापकों की नियुक्ति हो जिनमें यथासंभव एक महिला हो, यानी कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना उसके अंतर्गत ये भी बताया गया है कि कम से कम 2 अध्यापक हो प्रत्येक विद्यालय में और 2 अध्यापकों में ये कोशिश की जाए कि कम से कम एक महिला टीचर भी उनके साथ हो, यानी कि 2 अध्यापकों में एक मेल और एक फीमेल अवश्य हो। इस पर भी विचार विमर्श किया गया। तीसरा पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि विद्यालय एवं कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाया जाए, यानी कि जितना ज्यादा हो सके विद्यालय को जो है आकर्षक बनाया जाए, यानी कि इस तरीके से सजाया जाए ताकि जो है विद्यालय को देखने में अच्छा लगे, ताकि बच्चे को वहां आने में मन हो, बच्चा वहां पर आकर रुके और उसे अच्छा लगे। और कक्षा कक्ष को जितना ज़्यादा आप आकर्षक बनाएंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर मेन समस्या थी कि बच्चे जो है दिन प्रतिदिन कमी हो रही थी, यानी अवरोधन हो रहा था, यहाँ पर बच्चे जो है रोज कम हो रहे थे। तो ये सोचा गया कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत विद्यालय एवं कक्षा कक्ष को इस तरीके से सजाया जाए, इस तरीके से आकर्षक बनाया जाए ताकि बच्चों का यहाँ अवरोधन ना हो पाए। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि बाल केंद्रित शिक्षा एवं क्रियाकलाप पर आधारित शिक्षण अधिगम का प्रोत्साहन देकर शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाया जाए, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा पर विचार विमर्श किया जाए, यानी कि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित हो और क्रियाकलाप पर आधारित यानी कि एक्टिविटी पर आधारित शिक्षण अधिगम का प्रोत्साहन देकर शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाया जाए, यानी कि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित हो, यानी कि बालक को केंद्र में रखकर ही टीचर जो है शिक्षा टीचिंग प्रोसेस करे और क्रियाकलाप पर आधारित शिक्षण अधिगम हो, मतलब इस प्रकार का शिक्षण अधिगम हो जिसमें बच्चे ज़्यादातर एक्टिविटी वर्क में सम्मिलित रहे। जितना ज़्यादा वो एक्टिविटी करेंगे उसका माइंड उस तरफ लगा हुआ होगा तो उन्हें प्रोत्साहन मिलता रहेगा, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कार्य कर पाएंगे और अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस तरीके से जो है गुणात्मक सुधार किया जाए एजुकेशन के फील्ड में, यानी क्वालिटी एजुकेशन इस तरीके से दी जाए जिससे एक्टिविटी वर्क या बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखकर सारी गतिविधियां की जाए। ये इसका 4th पॉइंट का मतलब है कि इस प्रकार से जो है गुणात्मक सुधार किया जाए शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट 5th पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की जाए। देखिए शिक्षण सामग्री, टीचिंग के लिए जो भी सामग्री आप यूज कर सकते हैं, जिस भी सामग्री की आप व्यवस्था कर सकते हैं उसकी व्यवस्था करें, मतलब टीचिंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाया जाए, इंटरेस्टिंग बनाया जाए, नए नए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, नए नए तरीकों का यूज किया जाए ताकि बच्चे को वो अट्रैक्टिव लगे और जितना ज़्यादा उन्हें अट्रैक्टिव लगेगा, जितना ज़्यादा वो चीज़ों में इन्वॉल्व होते जाएंगे, नई नई चीजें देखते जाएंगे, नए नए तरीके से सीखते जाएंगे, तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा और कहीं ना कहीं उस स्कूल में रुकेंगे, अवरोधन की समस्या को दूर कर पाएंगे। इस पर विचार विमर्श था। 6 पॉइंट आपका है कि खेल सामग्री एवं खिलौने की व्यवस्था की जाए। देखिए साफ साफ बताया गया खेल सामग्री, आपको पता है प्राइमरी लेवल पर जो बच्चे होते हैं लगभग 6 से 10-12 वर्ष के आसपास के जो बच्चे होते हैं वो खेल पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि बच्चों को खेल से सबसे ज़्यादा प्रेम है। जो उन्हें खेलने के लिए देता है वही व्यक्ति उनके लिए सबसे बेहतरीन और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन बन जाता है, और जो उन्हें खेल से मना करता है, जो भी टीचर हो या वो पेरेंट्स हो या वो आस पड़ोस वाले हो, उस व्यक्ति को वो बच्चा देख नहीं पाता किसी भी एंगल से, कहीं ना कहीं वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए ये बताया गया है कि अगर आप बच्चों के अवरोधन को कम करना चाहते हैं तो आप विद्यालय में खेल सामग्री को इकट्ठा करें, खिलौने की व्यवस्था करें। जितना ज़्यादा खेल सामग्री और खिलौने की व्यवस्था आप करेंगे उतना ही ज़्यादा बच्चे आपके स्कूल में आएंगे और अपनी शिक्षाएं प्राप्त करने की कोशिश करेंगे या शिक्षा लेंगे। तो इसलिए खेल सामग्री एवं खिलौने की व्यवस्था की जाए। 7वां पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स की पुस्तकालय में पुस्तकें हो, यानी कि जो लाइब्रेरी है उसमें पुस्तकें होने चाहिए, क्योंकि बच्चे खेल सामग्री के साथ साथ यदि बच्चे को आप खेल के लिए गेम पीरियड भी देंगे प्लस साथ के साथ आप लाइब्रेरी में भी बच्चों को लेकर जाएंगे, उनके सामने बहुत अलग अलग तरीके के किताब होंगे, वो देखेंगे, पढ़ना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट उस तरफ डेवलप होगा और इससे कहीं ना कहीं बच्चे का
सही तरीके से डेवलपमेंट हो पाएगा। तो इसलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना पर ये सभी बातों पर ध्यान दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका 8वां है स्टूडेंट्स की विद्यालय की घंटा, चौक, झाड़ू, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट झाड़ू हो जाएगा, झाड़ू एवं कूड़ेदान, वाद्य यंत्र, ढोलक, तबला, हारमोनियम आदि की व्यवस्था की जाए। यानी कि विद्यालय में जैसे घंटा है, घंटे का उपयोग किया जाए, चौक, डस्टर, झाड़ू, कूड़ेदान, वाद्य यंत्र यानी कि जो संगीत से रिलेटेड जो यंत्र होते हैं, ढोलक होता है, तबला है, हारमोनियम है, आदि सभी चीज़ों की व्यवस्था की जाए। यदि इन सभी चीज़ों की आप व्यवस्था करेंगे, वाद्य यंत्र, ढोलक, तबला, हारमोनियम, फिर घंटा, चौक, झाड़ू, कूड़ेदान, वाद्य यंत्र, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा। ढोलक बजाने की कोशिश करेंगे, तबले का इस्तेमाल करेंगे, हारमोनियम यूज़ करेंगे। जिन बच्चों को संगीत से रिलेटेड इंटरेस्ट है वो उस चीज़ पर जाएंगे, जो खेल से ज़्यादा रिलेट करते हैं वो खेलेंगे। ठीक है। फिर कक्ष को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए समय समय पर घंटे की आवश्यकता होती है, यानी कि बेल लगाना ज़रूरी होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस समय जो है आपका कौन सा पीरियड है। चौक का इस्तेमाल किस तरीके से टीचर करें, झाड़ू का इस्तेमाल, कूड़ेदान, इस तरीके से सभी चीज़ों पर ध्यान दिया गया इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट आपका यह है कि शिक्षक के पास आकस्मिक व्यय के लिए धन हो, यानी कि जो शिक्षक यानी एज अ टीचर है, आपके पास आकस्मिक व्यय का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अचानक मान लीजिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए या कोई खर्चा आपके सामने आ जाए, तो इसके लिए भी आपके पास धन होने चाहिए। इसके लिए भी गवर्नमेंट को आपको जो है एक आकस्मिक व्यय के लिए धन प्रोवाइड कराए कि कभी अगर इमरजेंसी पड़ जाए किसी कंडीशन में, तो उस आकस्मिक धन का उपयोग, उस आकस्मिक व्यय का सही ढंग से उपयोग करने के लिए जो भी धन की आवश्यकता हो वो शिक्षक के जेब से ना जाए, उसके लिए स्कूल के जो संगठन है उसके अंतर्गत उस धन को उपलब्ध कराया जाए, ताकि उसके आकस्मिक कार्य में व्यय किया जा सके। तो इस पर भी विचार विमर्श किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका 10वां है कि छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग प्रसाधन हो, यानी कि जो छात्र है और छात्राएं हैं उनके लिए अलग अलग प्रसाधन की व्यवस्था हो, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड उनको वो साधन मिल पाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। स्वस्थ पेयजल की व्यवस्था हो, यानी कि पीने के लिए जो है शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, ये भी आपके विद्यालय में होना चाहिए। तो इन सभी बातों पर जो है, इन सभी सुविधाओं पर ध्यान दिया गया, और इन सभी सुविधाओं पर जो ध्यान दिया गया वो दिया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को भी डिटेल में समझ पाए होंगे कि वास्तविक में इसका अर्थ क्या है। और इस पर सर्वप्रथम विचार सन 1986 में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत की गई थी, और इसके अंतर्गत ये सुविधाएं इसके अंतर्गत प्रोवाइड किए गए थे। इनसे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका स्टूडेंट्स ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत। इसके अंतर्गत पॉइंट है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-88 में लागू किया गया। देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पर विचार विमर्श नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत की गई, बट इसे लागू किया गया सन 1987 और 88 में। तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। यहाँ से सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को कब लागू किया गया था। अगर ऑप्शन में 1987-88 है तो आप 1987-88 के साथ जाएंगे, और अगर 1987-88 ना होकर सिर्फ 1987 है तो आप 1987 के साथ जाएंगे। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पर सबसे पहले विचार विमर्श किया गया सन 1986 में, बट इसको लागू किया गया सन 1987 में, या फिर 1987-88 में इसको लागू किया गया। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, और इस पॉइंट को भी इंपॉर्टेंट डाल लीजिए क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि 1992 में इस योजना का मूल्यांकन किया गया और कुछ संशोधन किए गए। देखिए, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है जो 1986 में इस पर बातचीत की गई, इसके अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना बनाई गई और इसको लागू 1987 में किया गया, और इसके अंतर्गत ये सुविधाएं प्रदान की गई। बट आपको पता है नई शिक्षा नीति में डॉक्टर राममूर्ति की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसे राममूर्ति कमेटी या राममूर्ति समिति कहते हैं, और इसके अंतर्गत जो है नई शिक्षा नीति 1986 पर विचार किया गया, और जो भी उसमें कमियां रहेगी उनको संशोधित करके 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया। तो 1992 में जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, तो उसके अंतर्गत जो है आपने देखा कि कुछ शिक्षा में जो कमियां थी उनको दूर किया गया। तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि 1992 में इस योजना का मूल्यांकन किया गया, यानी कि 1990 में ही इस पर मूल्यांकन किया गया था और इसको संशोधित किया गया और इसे 1992 में लागू किया गया। तो कुछ संशोधन जो भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत भी किए गए थे, क्योंकि 1986 में जब संशोधन किया गया तो 1986 में ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पर बातचीत की गई और इसका निर्माण किया गया।
तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में भी कुछ संशोधन हुए हैं। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान दिया गया और कौन कौन से चेंजेस उसमें किए गए। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आपका बनता है कि नामांकित बच्चों के आधार पर जहां आवश्यक हो उस प्राथमिक विद्यालय में 3 कमरे और 3 अध्यापक की व्यवस्था की जाए। जैसे आपने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में अभी पढ़ा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में जो विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, उसको जो है 2 कमरे और सामने बरामदे की व्यवस्था की जाए। इस तरीके से विद्यालय को, प्राथमिक विद्यालय को बनाया जाए जिसमें 2 कमरे हों और उसके सामने बरामदा हो, और इसके लिए कम से कम 2 टीचर प्रोवाइड किए जाए जिसमें एक टीचर कम से कम महिला हो। तो इन सभी बातों पर डिस्कशन किया गया। लेकिन 1992 में जो नई शिक्षा नीति में चेंजेस किया गया और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति बना, तो उसमें यह बताया गया कि नामांकित बच्चों के आधार पर, मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में कोई स्कूल है, कोई विद्यालय है जिसमें बच्चों की संख्या ज़्यादा है, यानी नामांकित बच्चों के आधार पर अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो उसके हिसाब से जो उस प्राथमिक विद्यालय में अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर 3 कमरे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर ऐसा लगता है कि जहाँ पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है जिस क्षेत्र में, वहाँ पर 3 कमरे का निर्माण किया जाए और साथ ही साथ उसके लिए 3 अध्यापक की भी व्यवस्था की जाए। और इस बात को भी ध्यान रखा जाए कि कम से कम जो है 50% टीचर जो है वो फीमेल हो। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपका स्टूडेंट्स, वो है उच्च प्राथमिक स्तर तक इस योजना का विस्तार किया जाए। और ये भी बताया गया है कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है, इसको पहले तो प्राथमिक लेवल पर इसे अप्लाई किया गया था, यानी कि इसको प्राथमिक लेवल पर लागू किया गया था। लेकिन 1992 की संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह भी बताया गया कि इसे उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी अपर प्राइमरी लेवल पर इस योजना का विस्तार किया जाए। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस पर विचार विमर्श किया गया। इसके अंतर्गत नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में इस विद्यालय का क्रियान्वयन किया जाए। यानी कि जो अनुसूचित जाति है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं, इसमें इस विद्यालय का क्रियान्वयन किया जाए, यानी कि इस विद्यालय को उस क्षेत्र में भी पहुंचाया जाए जहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। उस क्षेत्र में भी इस प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय को पहुंचाया जाए और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को भी इसमें लागू किया जाए। तो इस प्रकार से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में समय समय पर चेंजेस किए गए हैं। तो जो भी चेंजेस इसके अंतर्गत किए गए हैं उन सभी को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की और उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके सामने रखा जहाँ से आपके सुपर टेट के एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यशपाल समिति और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना अच्छे से क्लियर हो पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड्स में कोई भी डाउट्स बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।